बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही ख़ास मौजू पे बात करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में रोज़ाना की बुनियाद पे किसी न किसी एक मौजू पे आगाही दी जा रही होती है और दुनिया भर में वो दिन मनाया जा रहा होता है। आज दुनिया भर में किस हवाले से बात की जा रही है? आर्थराइटिस के बारे में। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है। ये जोड़ों के दर्द को कहते हैं, मगर ऐसी क्या इसकी इतनी ज़रूरत पेश आ चुकी है कि इतने बड़े पैमाने पे आगाही देने की ज़रूरत है कि दुनिया भर में आज आर्थराइटिस के बारे में बात हो रही है। इस बारे में बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शबाना नाज। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये आर्थराइटिस क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। जी बस वो कहते हैं ना, दर्द है और जो गिट्टों में बैठ जाए। अच्छा, गोडों गिट्टों वाली दर्द को आर्थराइटिस कहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आर्थराइटिस एक्चुअली ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले ये कि ग्लोबली इंटरनेशनली इस वीक में इसका डे होता है 12 अक्टूबर को, और उसका मकसद ये है, इसका एक ख़ास थीम है, इट इज़ इन योर हैंड नाउ टेक एक्शन, यानी कि अभी आपके हाथ में है, आपने एक्शन लेना, ये थीम है इनका। अच्छा, इस दफ़ा थीम का मकसद ये है कि आपने अपने आप को अभी से सही कर लेना है, इससे पहले कि आपकी जो है वो आगे बीमारी बढ़ जाए। ठीक है। एक्चुअली आर्थराइटिस कहते हैं जोड़ों का दर्द। जोड़ों एक या एक से ज़्यादा जोड़ों में दर्द, स्वेलिंग, स्टिफनेस, पेन और रेडनेस, ये 3-4 चीज़ें मिलके इन्फ्लेमेशन कहलाती हैं। तो इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, वन और मोर देन वन जॉइंट, यानी एक से ज़्यादा जोड़ों में। और अब हमारे पास 100 से भी ज़्यादा आर्थराइटिस की टाइप्स हैं, और इसमें जो कॉमनली 90% जो हमें हमारे क्लिनिक्स में आते हैं या जो हमें मिलते हैं पेशेंट, वो मिलते हैं 2 तरह के आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। बल्कि अगर देखा जाए तो तीसरी टाइप भी काफ़ी आती है, लेकिन 90% आते हैं। एक तो ये गठिया रोमोटाइड आर्थराइटिस, और जो सबसे ज़्यादा है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है। अच्छा, इनकी जो इकसाम है इस बारे में हम जानते हैं, मगर हड्डियों और जोड़ों का दर्द उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये एक कुदरती सा अमल नहीं है कि जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, या हमारे जो बोन्स हैं वो हमारा वेट नहीं उठा पाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं? क्या ऐसी भी कोई बात है ह्यूमन बॉडी के हवाले से? बिल्कुल, देखिए जैसे बताया 100 से ज़्यादा टाइप हैं। हाँ। अब अगर हर आदमी ये सोचे कि उसके जोड़ में दर्द हो रहा है यंग एज में, वो सोचे कि जी मैंने तो ये आर्थराइटिस नहीं हो सकता, ये तो आफ्टर 50 होता है। ऐसा नहीं है। जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है वो आपका एज के साथ होता है। अच्छा। एजिंग की वजह से और वो होता है। क्या है एज स्पैन क्या है? आफ्टर 50 जो है। अच्छा, after 50। बल्कि अब तो पाकिस्तान में तो 40 के बाद भी है, लेकिन इसके अर्ली भी ये हो सकता है उस सूरत में अगर आपको ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई। अच्छा। या आपका पोस्चर सही नहीं है, बोन्स आपकी वीक है। और इसमें हमारे यहाँ ये होता है 50 की एज तक जो मेल और फीमेल दोनों को होता है, बराबर रेशियो अच्छा, है। ठीक लेकिन है। आफ्टर 50 जो है ये फीमेल में इसका रेशियो बढ़ जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि फीमेल के जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, आफ्टर मेनोपॉज जो है ये हमारे प्रोटेक्टिव हार्मोन्स हैं। अच्छा। जो हमें बचाते हैं हड्डियों की बीमारी से। लेकिन 50s के बाद अगर मेनोपॉज हो जाता है तो औरतों में ये मर्ज बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है। तो ये घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, उठने बैठने में मुश्किल, ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता, तो ये वो सारे आर्थराइटिस में ही ये चीज़ें आती हैं? आर्थराइटिस में आती हैं। स्टार्टिंग में तो ये होता है कि ये डीजनरेशन है, वेयर एंड टेयर। जैसे एज होती है, बाल सफ़ेद हो गए आपके, हाँ, सही है। आपकी नज़र कमज़ोर हो गई, ठीक है। आपकी स्किन पतली हो गई, आपके जॉइंट्स की ग्रिप कम हो गई, आपकी स्लो मूवमेंट हो गई। ये मतलब जीरियाट्रिक सिंड्रोम्स है, मतलब एज के साथ साथ ये चेंजेस आपकी आती हैं। ये डीजनरेशन आपको कुछ नहीं कहती, ये अलामात कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इसको अनट्रीटेड रखें, अपनी प्रॉपर डाइट ना लें, अपना बैलेंस ना रखें, अपनी पोजीशन सही नहीं रखें, तो ये बीमारी एग्रीवेट हो जाती है। अच्छा। अब आगे चल के जो स्टेजेस होते हैं, उस स्टेजेस में जो है दर्द, शुरू में हल्का सा दर्द और स्टिफनेस होती है। अगर आप उसका ट्रीटमेंट करा लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, तो इसका डायग्नोसिस हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, प्रिकॉशंस हो जाएंगी, कुछ ऐसी पोजीशंस बता देंगे डॉक्टर जिससे आपके जोड़ के ऊपर असर ना हो और आप मज़ीद आपका जोड़ ख़राब ना हो। लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा ये आगे बढ़ जाता है तो उसकी वजह से फिर इसमें मज़ीद स्वेलिंग, जोड़ों के दरमियान जो है वो गैप कम हो जाता है। एक्चुअली इसमें होता ही ये है कि हमारे जैसे ये 2 जोड़ हैं, जोड़ के बीच में किनारों पे हड्डियों के एक कार्टिलेज होती है, जो कुरकुरी हड्डी आप लोग खाते हैं ना खाने में,
मुर्गी खाते हैं जब भी जी जी जी। तो इसी उसे कार्टिलेज कहते हैं। अच्छा। एक तो हार्ड बोन होती है ना जो आप जी, जी, नहीं जी, जो जी। एक नरम सॉफ्ट नरम सी कुरकुरी, एक हड्डी से होती है। हाँ, तो वो कार्टिलेज दोनों जोड़ों के बीच में होती है, कुशन प्रोवाइड करती है। अच्छा। उसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो ऑयल प्रोड्यूस करती है। अक्सर नहीं कहते कि हमारे जोड़ों में ऑयल नहीं हो जी, रहा, जी, जी, तो जी। जब वो ऑयल प्रोडक्शन उसकी डिस्टर्ब होती है तो आपकी वो डैमेज हो जाती है कार्टिलेज, तो अब वो हड्डी रगड़ लगना शुरू हो जाती है। वो कुशन खत्म हो गया बीच में से। हाँ। एक जो ऑब्स्ट्रक्शन थी जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था वो खत्म हो जाता है, तो आपस में हड्डियां टकराने लगती हैं। ओके। उन टकराने की वजह से स्वेलिंग होती है, पेन होता है, सोजन हो जाती है। उसके बाद अगर आप इसको अनट्रीटेड रखें, आपकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, आपके जॉइंट डिफॉर्म्ड, आप देखें जॉइंट चपटी शक्ल के हो जाते हैं, पैर यूं टेढ़े बो लेग्स हो जाती हैं, तो ये आगे फर्दर उसकी कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, तो क्या ऐसा मुमकिन होता है कि आप वर्जिश करें या एक्सरसाइज करते रहें, अपने पोस्चर को शुरू से ठीक रखें, अपनी खुराक ठीक रखें, तो बढ़ती हुई उम्र के साथ भी आप इन दर्दों से बच सकें? ऐसा मुमकिन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बच सकते हैं, क्यों नहीं बच सकते। अगर आप इस चीज़ को, जैसे डीजनरेशन, अब मैं आपको यही मिसाल सबको देती हूँ, नज़र कमज़ोर होती है अगर आप वक्त के साथ, तो आप उसको मैनेज करते हैं। आपने अगर अपने सपोज़ अगर आपने ग्लासेस लगा लिए, पावर ग्लासेस, तो आपका नंबर वहाँ रुक जाता है, मज़ीद ख़राब नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपका स्टार्ट हो गया वेयर एंड टेयर, तो हमारी ज़िंदगी में रीमॉडलिंग ऑफ बोन्स चल रही होती है। शुरू से हड्डियों का कुछ सेल्स टूटते हैं तो नए बनते हैं, इसको डीजनरेशन एंड रीजनरेशन कहते हैं। अच्छा। ये अमल तो हम सब की ज़िंदगी में हो रहा है, लेकिन जब हमारी प्रॉपर डाइट नहीं होती, प्रॉपर पोजीशन नहीं होती, तो होता क्या है कि हमारी डीजनरेशन ज़्यादा तेज़ी से होती है, तोड़ फोड़ ज़्यादा, और बनने का अमल स्लो हो जाता है। तो इसकी वजह से, वो किस वजह से होता है, बहुत सारी चीज़ें, डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, क्योंकि बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता अगर विटामिन D3 कंप्लीट पूरा ना हो। उसके अलावा वज़न का बढ़ना, मोटापा, जितना ज़्यादा वेट बढ़ेगा उतने जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा, ज़ाहिर है एक चीज़ स्वेलिंग हुई हुई है, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, वो गलत पोजीशन, गलत फर्नीचर का इस्तेमाल, जैसे नीचा सोफ़ा, लेट के टीवी देखना, हमारे बेड जो है सॉफ्ट बेड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारा गलत शूज़ का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें, जूता तक मैटर करता है, सब चीज़ें। जी बिल्कुल। तो ये जो आजकल बदलते हुए वक्त के साथ जो हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं, हमें वो सख्त कुर्सी पे बैठना या नीचे बैठना, फर्श पे बैठना या तख्ते पे सोना या कोई सख्त सरफेस पे सोना, वो तो हमने छोड़ दिया है। अब जितने मोटे मोटे स्प्रिंग्स वाले बिस्तर हमें चाहिए, और टेक लगा के गर्दन जो है वो अजीब सी ऑड सी पोजीशन में रख के पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं। उसके बाद जो है वो एक जगह पे ऐसे गर्दन रख के कब कितने घंटों तक जो है ना वो फेसबुक की और इंस्टाग्राम की वो रील्स और वीडियोस चलती रहती हैं। तो इन सब से आप जिस तरह बता रही हैं, हम तो बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। आप अपना नुकसान करें, डॉक्टर्स का फ़ायदा करें। यानी कि फिर आप हमें सही काम की बात नहीं बताने वाले। देखिए सही काम की बात तो बता रहे हैं, अवेयरनेस का क्या मतलब है। अब ये देखिए, आप लोग दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, ग्लोबली इंटरनेशनली, क्योंकि लोग जो हैं जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, इसका गलत इस्तेमाल, कोई भी चीज़ जिसका गलत इस्तेमाल और ज़्यादा इस्तेमाल, ये दोनों ही जो हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। तो हम लोग इतना ज़्यादा गलत, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कि सॉफ्ट सोफ़े पे नहीं बैठना, लेट के टीवी नहीं देखना, मोबाइल इस तरह से कान से लगा के सुनना, एक साइड की जो है आपकी डिस्क जो है वो, आपके जॉइंट्स जो हैं वो घिस जाते हैं, यही सारी चीज़ें जो है वो आर्थराइटिस का हमारे बारे। जिसकी जो बुनियादी रीज़न है, मैं कहता हूँ जो बेसिक रीज़न्स हैं उनको एक दफ़ा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आपने कहा कि बहुत आरामदेह जो सोफ़े और जो हमें बैठने की जगह लगती हैं, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम फैल रहा है। बहुत ज़्यादा आरामदेह बड़े बड़े स्प्रिंगों वाले जो मैट्रेस हैं, ये भी इस तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं, और ज़्यादा देर तक टीवी और मोबाइल देखना, ये भी बिल्कुल प्रोलॉन्ग पोजीशन, गलत पोजीशन में बैठ के आपने देखना। लेकिन अब देखें, अब जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि ये चीज़ें तो यूज़ कर रहे हैं लोग, लेकिन इतनी अब अवेयरनेस हो गई। आप फर्नीचर में भी देखें, ऑफिस फर्नीचर में बाकायदा जो चेयर्स आ रही हैं वो कर्व्स के साथ, जैसे बैक का कर्व है, और मेडिकेटेड मैट्रेसेस आ गए हैं, पिलोज़ आ गए हैं, और बहुत सारे नेक रेस्ट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। चीज़ें तो अब आती जा रही हैं, तो ये अच्छी चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं ना, अवेयरनेस
आ रही है, अच्छी चीज़ें आती जा रही हैं, लेकिन वही है कि हम वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे प्रॉपर। आप देखें बाकायदा फर्नीचर अच्छा डिज़ाइन है, डाइनिंग चेयर सबसे बेस्ट है। आप डाइनिंग चेयर या ऑफिस चेयर सिंपल आप वो यूज़ करें। ये सोफ़े, सॉफ्ट सोफ़े जो है ना, एक अच्छे वाले भी होते हैं जो ऊंचे हों, उसकी हाइट, एर्गोनॉमिक्स पूरा एक हमारा डिपार्टमेंट होता है। आज जो लोग डिज़ाइन करते हैं फर्नीचर, अगर आप टॉल हैं तो आपके हिसाब से आपकी चेयर डिज़ाइन होगी, आपका बेड आपके हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से। बच्चों के जो आप स्कूल्स में देखें, वहाँ एर्गोनॉमिक्स में आपके डेस्क जिस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, जिस तरह से आपका टेबल डिज़ाइन किया जाता है, लाइब्रेरी रूम डिज़ाइन किया जाता है, ऑफिस जिस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आपने कोई चीज़ अगर अब निकालनी है तो आपको ऐसे गर्दन ना मोड़नी पड़े, आपको डायरेक्टली जो है वो आप स्ट्रेट आई लेवल पे चीज़ रखें, आई लेवल पे चीज़ उठाने का हो। अगर आपने घूम के कोई चीज़ उठानी तो पूरी बॉडी को टर्न करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप इनको करें तो आपके, अब आप अंदाज़ा करें, आप कोई भी आपकी चेयर है, आप उसे गलत तरीके से घसीट रहे हैं, इधर घसे, तो उससे क्या है, उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा। टेबल ये रखा हुआ है, हम उसे गलत तरीके से खींच रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है, उसका जो सपोर्ट का बेस है, उसको हम डिस्टर्ब करते हैं गलत तरह से, तो उसके ऊपर जी। सही, एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनको हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे क्या हैं? हाल है? ठीक ठाक। सर जी, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ पिंडी से। आसिफ भाई, कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है सर अल्लाह पाक का, आप सुने सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं भाई? सर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक पंजाबी में कहते हैं गुट्ठी की हड्डी। की चढ़ गई? गुट्ठी की हड्डी पंजाबी में कहते हैं सर। अच्छा, ओके। गुट्ठी की हड्डी सर। अच्छा, गुठली की हड्डी। जी सर, तो उसमें पता नहीं सर, कुछ खिंचाव आ जाता है या क्या सीन होता है सर, दर्द बहुत शदीद होता है, उसकी वजह से बंदा आ रही है सर, इसका इलाज पूछना चाहता था सर। अच्छा, एक सेकंड, ये तो आपको समझ आई कोई गुठली की हड्डी कौन सी होती है? घुटने की कह रहे हैं। घुटने की हड्डी चढ़ गई की बात कर रहे हैं आप? सर जी ये दोनों वाली जो हड्डी होती है पीछे, ये सीने के पास ये वाली हड्डी की बात कर रहे हैं आप? सर जी गुट्ठी की हड्डी पंजाब, ये घुटने की हड्डी कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, मेरा ख्याल आपकी आवाज़ भी कट रही थी आसिफ साहब, जो हमें पूरा जोर लगा के जो समझ आई है वो यही है कि घुटने की हड्डी बढ़ गई। तो इस तरह की शिकायत होती है, ये कहते हैं लोग? देखिए, घुटने की हड्डी तो कहीं की भी बढ़ सकती है। अब अगर ये घुटने की हड्डी कह रहे हैं, घुटने में तो आपको पता है सबसे 3 जोड़ होते हैं। अब उसमें ये ऊपर इनके या तो पटेला, ये जो नी कैप है, इसके अंदर प्रेशर प्रॉब्लम है, या फिर इनकी बोन के अंदर। अब अगर इनकी हड्डी बढ़ गई है, प्रॉपर इनका एक्सरे होगा, डॉक्टर इनका एक्सरे देख के देखेगा कि क्या वजह है। बोन अगर ज़्यादा बढ़ गई है, खुदा ना खास्ता, उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत तो नहीं है। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इनको अगर ऐसी कोई सूरत है तो फौरी तौर पे किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए और टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल जोड़ों की दर्द के हवाले से, पट्ठों में भी दर्द होती है जिसको हम जोड़ की दर्द समझ रहे होते हैं, तो इस चीज़ का कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि नहीं, ये जो घुटने में मुझे दर्द हो रही है ये हड्डी की दर्द नहीं है, ये पट्ठे की दर्द है। और पट्ठे की दर्द इस वजह से है कि मैंने इन पट्ठों का इस्तेमाल नहीं किया और ये बेचारे इतने नाजुक हुए हुए हैं कि वो थोड़ा सा चलने फिरने की वजह से उनमें दर्द होती है, तो हमें ऐसा लगता है घुटने में दर्द है। ऐसा भी होता है? देखिए, जो पट्ठे हैं, आम इंग्लिश में उसको मसल्स कहते हैं, उर्दू में पट्ठे। मसल्स जो हैं वो बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। आप गोश्त जब इस्तेमाल करते हैं, आम भी तो गोश्त जो है वो हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग में भी, इंसानों में भी गोश्त, ये मसल्स जो हैं वो हमारी बोन के साथ, हमारे जॉइंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। हमारी हड्डी एक स्केलेटन है, पूरा फ्रेमवर्क होता है, गोश्त उसके ऊपर जुड़ के तो उसको हमारी बॉडी को एक शेप देता है और हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। अब अगर जैसे मसल्स में अगर आपको आर्थराइटिस है, घुटने में जो घुटने के सराउंडिंग में जो मसल अटैच होते हैं, जैसे क्वाड्रिसेप्स मेन जो हमारा सामने थाई का मसल है, तो ये आके जुड़ता ही घुटने पे है। तो अगर आपका आर्थराइटिस होगा तो आपको ऑटोमेटिकली घुटने में इन्फ्लेमेशन होगी, तो उसकी वजह से आपको थाई पेन होगा, मसल्स में पेन होगा, आपके घुटने के पीछे दर्द होगा। तो मसल्स जो हैं वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं आर्थराइटिस में। अगर इन केस आपका आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा सिवियर हो गया है और आपकी हड्डियों के अंदर जो है गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो जिस तरह से हम टेंट अगर ढीला हो जाता
जाता है तो उसकी रस्सी को खींच दें तो टेंट जो है वो ऊंचा हो जाता है। बिल्कुल अगर बोन्स अगर आपस में जुड़ रही हैं, कार्टिलेज ख़त्म हो गई है, अगर आपके मसल्स हम स्ट्रॉन्ग कर लें, मसल्स बोन्स को खींच लेंगे और जोड़ के दरमियान जो जगह कम हो गई है वो जगह जो है वो खुल जाएगी और आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। आपके ये रोल है मसल्स तो का। मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे बात करते हैं। और हमारा एक सवाल वो अभी भी रह चुका है कि हमारे यहाँ पे आम तौर पर आर्थराइटिस की कौन सी इकसाम की शिकायत ज़्यादा आती हैं, वो इकसाम बताइए जिनकी शिकायत हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये सवाल का जवाब मैं आपसे क्यों नहीं ले पा रहा, मुझे इसका नहीं पता, क्योंकि एक कॉलर फिर हमारे साथ आ गए। तो एक कॉलर शामिल कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे कॉलर जो हैं वो होल्ड करते रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जफर इकबाल खान, रहीमिया खान। जफर साहब, आपको खुश आमदीद। क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? सर जी, मेरी मिसेज के ना टांग में दर्द रहती है। टांग से मुराद ये घुटने से ऊपर का हिस्सा, ठीक है। दोनों टांगों में, कभी एक में कभी दो में, और वो तड़पती रहती है। इलाज करा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये दर्द कोई चलने फिरने से होती है या वैसे भी दर्द रहती है? यहाँ जी, कोई वॉक करने से, कोई काम करने से तब दर्द होती है या वैसे भी दर्द होती रहती है? वैसे दर्द होती रहती है और वजन रात को कितना है? ज्यादा होती है। वजन और एज? अच्छा, उनकी उम्र बताइए और उनका वजन बताइए। उम्र 42 साल है तकरीबन। 42 साल। 42। ठीक है। 42। जी 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 जी। और हाँ जी। वजन उनका? वजन होगा सर ये क्या करें, 60-62 किलो। बस 60-62 किलो। और अब उनका कद भी पूछना पड़ेगा। कद भी कितना है? कद है 5 फुट 2 इंच। 5 फुट 2 इंच। अच्छा, शुगर वगैरह या कोई ऐसी बीमारी, थायराइड, शुगर, कोई ऐसी बीमारी है उनको? जी, शुगर नहीं है उनको माशाल्लाह। शुगर है या नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है, शुगर नहीं है। अच्छा, किसी किस्म की और बीमारी, मसला तो नहीं है ना, मर्ज तो नहीं है ना उन्हें? बस वो लेडीज मसला, लिकोरी वगैरह ये होता है। ठीक हो गया, चलिए। हाँ जी। आप बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज और बताइएगा, कमर में दर्द होता है उनका? कमर में भी दर्द होता है उनको? जफर साहब, आप हमारे साथ हैं लाइन पे? नहीं। अच्छा चलें, ठीक है। मैं उन्होंने कहा यहाँ पे हाँ, उनके नी में जो है, देखिए एक तो ये है कि उनको शुगर भी नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। उनको शुगर, थायराइड कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये कि जो भी इनको प्रॉब्लम है, वेट भी उनका अंडर कंट्रोल है। जी हाँ। 60-62 वेट ठीक है, मतलब थोड़ा सा BMI उनका ज़्यादा है। अगर थोड़ा बहुत वो उसको मैनेज कर लें, मेनटेन करें, इसका मतलब ये है कि उनकी एक्टिविटी और एक्सरसाइज नहीं है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है औरतों को कि हमने इतना काम किया, बस अब हमने एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, हम तो सारा दिन काम करते हैं, खाना बनाते हैं, किचन में घंटों खड़े रहते हैं। तो ये एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सर्शन है। ये बल्कि हमारे मसल्स को और वीक करती है। हमारे मसल्स बैलेंस में हैं। एक मतलब अल्लाह ताला ने जैसे बैलेंस के लिए दोनों साइड पे फोर्सेस होती हैं, इसी तरह हमारे दोनों साइड के मसल्स होते हैं और उनका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम क्या करते हैं, खड़े हैं तो हम सिर्फ एक मसल्स पे वर्क कर रहे हैं और दूसरा मसल जो है वो हमारा रिलैक्स है, यानी कि एक पे हम ओवर प्रेशर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो मसल वीक होगा, उस जोड़ के ऊपर जोर आएगा और आपको तकलीफ होगी और आर्थराइटिस भी हो सकता है। अब हमें चाहिए, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिसर्च बेस्ड बात करती है कि 30 मिनट की वॉक जो है वो 5 डेज इन अ वीक आपने करनी ही करनी है एक हेल्दी पर्सन के लिए। और डायबिटिक के लिए तो आपको 6 डेज की वॉक है और उसके साथ 20 मिनट की एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब, जिस स्टेज पे जैसे सपोज ये पेशेंट है, हाँ, उन्होंने कहा कि इनकी यहाँ पे दर्द होती है, वो चलें फिरें तब भी होती है, ना चलें फिरें तब भी होती है। अब जिनको दर्द की शिकायत है वो इस उम्र में क्या वॉक करेंगे? देखिए नहीं, यही तो कॉन्सेप्ट गलत है कि इस उम्र कुछ नहीं कहती। असल चीज़ ये है कि अगर आपको दर्द है, उनको दर्द की वजह ये है कि एक तो डॉक्टर के पास जाएं, विटामिन D3 का लेवल भी अपना चेक कराएं, सबसे अहम चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो वॉक, पेन का पहले अपना ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि पेन में अगर वो चलेंगे तो दर्द उनका बढ़ जाएगा। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो 2 उसके पार्ट्स होते हैं। एक होता है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट में आपने दर्द को
को दूर करना होता है, डिफरेंट पोजीशन बतानी होती हैं, फर्नीचर का इस्तेमाल, कितनी देर बैठना है, कितनी देर खड़े होना है, कोई ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी लेनी है, तो वो उसके बाद है रिहेबिलिटेशन, तो जिसमें आपकी एक्सरसाइज शामिल होती है। ठीक है, तो इनको पहले अपनी दर्द का इलाज करवाने के फौरन बाद जो वॉक करने की हैबिट है वो बनानी होगी। हाँ, अगर पेन इतना नहीं है तो उसके साथ में इनिशियली 10 मिनट से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो आपने बढ़ाना। इम्प्रूव करें, ये नहीं कि पहले ही दिन जो है मैं 2 घंटे वॉक कर ली तो उसके बाद महीना 2 आप महीने कार पे गए, ऐसा नहीं करना। ठीक है जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वाह, ओके जी, जी, हेलो हेलो, चेक करो, सानू होल्ड करवा के चला गया भाई, थैंक यू सो मच। हमारा सवाल है एक बहुत अहम सवाल, वो उधर का उधर ही है, जी जी जी, उसका जवाब अभी भी कहीं फिजाओं में है। मैं आपको ये बता दूं कि आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें खसूसी तौर पे हमारे साथ ताउन किया है मलका मसाले बनाने वालों ने। कहते हैं कि मलका फूड्स की प्रोडक्ट्स में रेसिपी मसालों के साथ साथ सादा पिसे मसाले, अदरक लहसुन पेस्ट, फ्राइड प्याज, सवियाँ और चावल भी शामिल हैं। बेहतरीन जायका, आला मेयार और सार्फिन की सेहत का ख्याल, ये तीनों अवामिल मलका फूड्स को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पजीराई दे रहे हैं। ओके, वापस आते हैं। अब मैं कॉल नहीं लूँगा मीनू। हमारा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पे कौन कौन सी इक़साम आर्थराइटिस की पाई जाती हैं और किन की शिकायत ज़्यादा आती हैं। जो भी कॉलर है आपसे दरख्वास्त है कि बस 1-1.5 मिनट आप होल्ड कर लें। जी, एक तो वो पीछे जो कॉल आई थी उनका भी एक बता दें, उनकी लेग में दर्द होता है, अक्सर ये होता है कि कमर से भी प्रेशर आ रहा होता है। अच्छा। कमर की वजह से भी पेन जो है रेफर होके आपके ग्रॉइन, ये जंगासा जिसे कहते हैं, ग्रॉइन में जा सकता है, फ्रंट ऑफ थाई पे आ सकता है, साइड पे आ सकता है और नीचे काफ मसल में भी जा सकता है। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ उनको क्या करना चाहिए? उनको चाहिए कि वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो एक दफ़ा इसको एग्जामिन कर लेगा, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि मस्कुलर पेन है या बोनी पेन है। अब आते हैं हमारे यहाँ पे कौन कौन सी टाइप्स हैं वो? देखें, हमारे यहाँ ये है कि आर्थराइटिस की जैसे 100 से ज़्यादा टाइप हैं, लेकिन पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो आर्थराइटिस है वो घुटने का आर्थराइटिस है। वैसे तो हर जगह का हो सकता है, लेकिन घुटने का बहुत कॉमन है। और उसके अलावा जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर आपको हिप जॉइंट का आर्थराइटिस ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है, बैठने का ज़्यादा होता है, देखा नहीं वो उनके फूड जैसे। तो हमारे यहाँ घुटने का जो है वो सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो जो नौजवान हैं वो अगले 10 सालों बाद, 15 सालों बाद इसी घुटने के मसाइल से बच जाएं, इसलिए उन्हें क्या अपनी खुराक में चीज़ शामिल करनी चाहिए? सबसे बड़ी खुराक है इसकी एक्सरसाइज, वॉक, और आप अपना सेडेंट्री लाइफ स्टाइल ख़त्म कर दें। उसके बाद आप जो शूज़ इस्तेमाल करते हैं, शूज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके बॉडी की अलाइनमेंट पे, आपकी कमर के ऊपर भी, आपके घुटने के ऊपर भी। शूज़ हमेशा वो इस्तेमाल करें, कभी भी चप्पल जो है वो कैंची वाली चप्पल इस्तेमाल ना करें, उसकी वजह से भी जो है वो आपके पैर पे, कमर पे प्रेशर आता है। हमेशा जूता मोटे सोल वाला इस्तेमाल करें, जैसे जॉगर्स हैं, ये हैं इसके मोटा। खवातीन जो जूते पहनती हैं वो तो बड़े सीधे सख्त, वो लकड़ी जैसे जूते होते हैं, वो हम मना करते हैं, वो बार बार मना करते हैं। क्लिनिक में भी हम लोग शूज़ वो उसको कहते हैं ये फेंक दें। वो शूज़ जो आप बिल्कुल पतले सोल वाले पहनती हैं, पतले सोल वाली चप्पल, ये बिल्कुल बहुत ख़राब है, आपके खूबसूरती में अच्छे हैं, पैर के लिए ख़राब है। बिल्कुल सही है। और अब हमारे साथ जो कॉलर हैं इनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, मुझे भी लग रहा है नाराज हो गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, मैं गुल खान बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। आपको खुशामदीद, क्या कहेंगी आप? जी थैंक यू। मुझे एक्चुअली अपने वालिद साहब को पूछना था। मेरे वालिद साहब को घुटनों में काफी शदीद दर्द है और उनको डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट का कहा है। ठीक है, और उनकी एज कितनी है? जी, उनकी एज कितनी है? एज उनकी 65 प्लस है। 65 प्लस है, घुटने नी रिप्लेसमेंट। अच्छा, और भी कहीं पर उनको प्रॉब्लम है? बैक में, एंकल पर, इस हिस्से में कहीं और जगह दर्द है या सिर्फ इनके नी जॉइंट में? और डायबिटिक है या कोई और प्रॉब्लम उनका एसोसिएटेड? और वेट, ये सब चीज़ें? नहीं, अल्लाह का शुक्र डायबिटिक वगैरह नहीं है, लेकिन ये कि उनको इतना शदीद पेन है कि वो कहते हैं कि मेरी टांग में और कभी उनके पाँव में उसकी वजह से दर्द हो जाता है। ठीक है, उनकी कमर वगैरह में तो प्रॉब्लम नहीं है ना?
नहीं, कमर वगैरह में कोई। ठीक है, और उनका वेट कितना है? उनका वेट है 80s में होगा। अच्छा, 80 प्लस में है। और उनकी हाइट भी बता दें हमें। जी, हाइट उनकी माशाल्लाह से अच्छी है, 5'9" है। 5'9" के करीब। अच्छा ठीक है, आपका शुक्रिया, आपने कॉल किया। हम इस हवाले से डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। थैंक यू। देखें, सबसे बड़ी बात होती है कि इम्पॉर्टेंट होता है डायग्नोसिस। अब जैसे इन्होंने कॉल की, उससे तो सिर्फ हमें ये पता चल रहा है नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया है, लेकिन डिपेंड करता है कि उनका आर्थराइटिस किस लेवल का है, कौन से डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो फिर उसमें हो सकता है कोई बात हाँ, तो हो सकता है इनको कुछ ऐसा डाउट हो रहा हो जो इन्होंने सेकेंड ओपिनियन, अक्सर हम ये कहते हैं सेकेंड ओपिनियन लेने से ये होता है बहुत सारी चीज़ें जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। अगर डॉक्टर ने, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट ने सिर्फ डायरेक्टली जो है वो आप ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट कर लेते हैं, तो ऑर्थोपेडिक जब आपके देखते हैं तो वो उनको अंदाज़ा होता है कि अब उसकी रिप्लेसमेंट है। लेकिन कुछ ऐसी सपोर्टिव थेरेपीज़ हैं जो पेशेंट के ऑपरेशन को दूर कर देती हैं। यानी कि ऐसी भी ऑप्शन, तो आप बिल्कुल जो एक दो ओपिनियंस हैं वो और ले लीजिए। प्रोग्राम का वक्त हमारा इख्तिताम की तरफ आ गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप तशरीफ़ लाएँ। और वो सब दोस्त जिनके हम कॉल शामिल नहीं कर सके, आप सभी माजरत। इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को और हमारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।